हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के 7C में हम मुख्य रूप से असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन इसको पढ़ेंगे, जिसमें असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन को सबसे पहले समझते हैं हम। यह शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन, अर्थात शिक्षा को तो आप भली भांति जानते ही हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का जो शिक्षण शास्त्र था, अतः शिक्षा को अध्ययन करने में जो तकनीक अपनाई जाती थी, जो विधि अपनाई जाती थी, वो उसका पेडागोगी कहलाता था। तो एजुकेशन के पेडागोगी में, अर्थात शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में जो भी कार्यनीति अपनाई जाती थी, जो भी अभिकल्प योजनाएं, जो भी उपयोगिता इत्यादि का उपयोग किया जाता था, जिस किसी सोर्स का उपयोग किया जाता था पेडागोगी ऑफ द एजुकेशन में, तो उस पेडागोगी का असेसमेंट अर्थात एजुकेशनल पेडागोगी का असेसमेंट करना है हमको। तो इसके लिए जो भी रिसोर्स उपयोग होता था, जैसे कि हम लोग बोलते थे पहले कि एजुकेशन को अगर असेसमेंट करेंगे, आई मीन इवेल्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक अच्छा मॉडल होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए, उसके लिए कुछ रिसोर्स होना चाहिए, कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, कुछ कार्यनीति होनी चाहिए, कुछ अभिकल्प होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बोलते थे, उन सभी चीजों का अब असेसमेंट करना है। तो एजुकेशन का पेडागोगी जो है उसका असेसमेंट हमें करना है। सो असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन का मूल अर्थ हुआ कि शिक्षा के शिक्षण शास्त्र का हमें आकलन करना है। यह आकलन जिन स्रोतों से होती है, वो स्रोत है हमारा फीडबैक। एज ए एग्जाम्पल, अगर एज ए टीचर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमें कुछ फीडबैक दीजिएगा। यह फीडबैक को हिंदी में युक्ति कहा जाता है, प्रतिपुष्टि युक्ति। तो यह जो प्रतिपुष्टि है, यह प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, यह आप हमें देते हैं कि हाँ आप अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या जो भी कुछ अच्छा हो या बुरा हो, जो भी फीडबैक हो। तो यह फीडबैक जो हमें मिलता है, यह भी एक प्रकार का असेसमेंट। आप इस फीडबैक को देख के ही कोई दूसरा समझ सकता है कि नहीं अच्छा पढ़ाता है, बुरा। कभी भी किसी का आप व्यू देखते हैं, जो जिसका सबसे ज्यादा व्यू देखते हैं सोचते हैं वो ज्यादा बेहतर है, जिसका कम व्यू देखते हैं सोचते हैं ज्यादा बेहतर नहीं। अब कैसे उस व्यू को देख के आप जस्टिफाई कर लिए कि यह बेहतर है और बेहतर नहीं है? क्योंकि यह एक असेसमेंट का रिसोर्स है। यह जो फीडबैक है यह कहीं ना कहीं असेसमेंट का रिसोर्स है। तो हमें फीडबैक को देखना है। उसके बाद फीडबैक के बाद आप रिफ्लेक्टिव जर्नल को देखिएगा, पोर्टफोलियो को देखिएगा, सक्षमता को देखिएगा एंड आईसीटी सोर्स को देखिएगा। तो ये बारी बारी से इन सभी चीजों को देखते हैं। फर्स्ट समझ गए हम लोग कि असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है फीडबैक डिवाइस क्या है। अभी हमने जिसकी चर्चा की थी कि हम अगर एजुकेशन आपको दे रहे हैं, आपको अगर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा पढ़ाने का क्या तकनीक है, क्या पद्धति है, क्या कार्यनीति है, क्या उपयोगिता है, अच्छा तरीके से है या नहीं है, इन सारी चीजों की बारे में जो जानकारी या फीडबैक आप हमें रिटर्निंग हमें स्टूडेंट से मिल रहा है, वह हमारा फीडबैक है। और फीडबैक जिस सोर्स से मिल रहा है, अगर वो मोबाइल से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, गूगल से मिल रहा है, या जहां से भी मिल रहा है, जिस सोर्स से मिल रहा है, वो सोर्स उसके डिवाइस है। तो फीडबैक अर्थात एक प्रतिक्रिया, और उस प्रतिक्रिया का जो रिटर्निंग जो सोर्स से मिल रहा है वह सोर्स है फीडबैक डिवाइस। ये फीडबैक डिवाइस का अर्थात फीडबैक डिवाइस का मीनिंग तो आप समझ गए, फीडबैक डिवाइस है क्या। अब इसके टाइप क्या है। कभी भी आप किसी को फीडबैक देते हैं तो क्या देते हैं, हाँ आप बहुत अच्छे खेल रहे हो, या आप बहुत अच्छे नहीं खेल रहे हो, आप अच्छे नहीं खेल रहे हो। तो एक सकारात्मक फीडबैक और एक नकारात्मक फीडबैक हमेशा रहता है। साथ ही कभी कभी किसी के व्यवहार के अनुसार उसका फीडबैक देते हैं, कभी कभी उसके फिटनेस के हिसाब से उसका फीडबैक देते हैं, जो उसकी सुंदरता है, जो उसका व्यवहार है, जो इसकी उपयोगिता है, जो इसकी कार्य पद्धति है। तो ये सारे एटीट्यूड के बेस पे आप फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक का जो टाइप्स ऑफ द फीडबैक होगा, सो आई कैन से दैट टाइप्स ऑफ द फीडबैक इज गुड या बैड या बिहेवियर इज इटीसी। और क्राइटेरिया, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया ऑफ द फीडबैक। हमारे फीडबैक का क्राइटेरिया क्या है, मापदंड क्या है, किस मापदंड पे फीडबैक या कैसा फीडबैक होना चाहिए। तो फीडबैक जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
साफ सुथरा फीडबैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को सामने से बोल रहे हैं कि हाँ बहुत आप अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और बाद में फिर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं, ये फीडबैक एक ट्रांसपेरेंट फीडबैक नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट फीडबैक का मतलब पारदर्शी फीडबैक। अगर किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं, और सामने में क्या सभी जगह बोल रहे हैं, और अगर बुरा बोल रहे हैं तो बुरा बोल रहे हैं। ये छुपाने वाली या दो तरह की बात जो होती है फीडबैक में, वो नहीं होना चाहिए, अर्थात ट्रांसपेरेंट फीडबैक होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फीडबैक होना चाहिए। अगर किसी को गलत भी कहना है तो कहना है गलत, ताकि वो सुधार करे, और अगर किसी को अच्छा कहना है तो अच्छा कहना है। अब अगर यह कहा जाए कि नहीं पता नहीं आप कैसे पढ़ाते हैं, पता नहीं ये कैसे होता है, तो ये जो है ये अच्छा फीडबैक नहीं होता है। तो फीडबैक का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मैक्सिमम गुड होना चाहिए। क्योंकि किसी को आप फीडबैक दे रहे हैं, अगर आप निगेटिव भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, अगर आपको लिखने के लिए नहीं आता है तो अच्छा, जैसे मेरी लिखने की स्टाइल अच्छी, मेरा लेटर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो अगर आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो ठीक है, नहीं है, नहीं है। बट इसको अगर देने की, जहां तक मापदंड की बात की जाए, तो यह देने को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन आप लिखते बहुत जल्दी हैं। तो यह एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक है, बट यह पॉजिटिव फीडबैक के रूप में जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। तो ऐसा फीडबैक का क्राइटेरिया होना चाहिए, और यूजफुल फीडबैक होना चाहिए। ऐसा फीडबैक मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं यूजफुल। आप अगर किसी टीचर को, स्टूडेंट को देख रहे हैं, अगर वो गलतियां कर रहा है, तो उसके गलती को सिर्फ गलती नहीं, ऐसा फीडबैक हमको देना चाहिए कि वो गलती सुधारने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये है हमारा फीडबैक का क्राइटेरिया। और फीडबैक बेसिकली एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आई मीन सकारात्मक और नकारात्मक रूप में होता है, और दैट इज द मीनिंग ऑफ द फीडबैक डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस। तो आपने अभी देखा कि फीडबैक क्या क्या काम करता है। अब आप ही बताइए, क्या फीडबैक जो है क्या गाइडेंस करती है? क्या एक गाइडेंस डिवाइस के रूप में फीडबैक है? यस है, क्योंकि फीडबैक के कारण कोई भी क्या करता है कि उसके प्रति हो जाए। जैसे आप अगर हमें गलत फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो हम बार बार कोशिश करेंगे कि हम कितना अच्छा पढ़ाएं कि आप हमें अच्छा फीडबैक दीजिएगा। तो आप किसी स्टूडेंट को अगर कहते हैं कि नहीं आप अच्छा से नहीं पढ़ते हो, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, तो वह अगर वह अच्छा बनना चाहता है रियल में, तो वह जरूर अच्छा पढ़ने की कोशिश करेगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार का गाइडेंस का काम कर जाता है फीडबैक। तो यहाँ हमारे सिलेबस में यही कह रहा है कि गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइस। क्या गाइडेंस जो है एक प्रकार का फीडबैक डिवाइस है? यस है। तो हमको इस बात की पुष्टि करना है। प्रतिपुष्टि युक्ति कह रहा है कि प्रतिपुष्टि युक्ति जो है वह एक प्रकार का फीडबैक डिवाइस है या नहीं है? तो है, क्योंकि यह हमें एक प्रकार का फीडबैक जो देता है वो गाइडेंस के रूप में देता है। यह कहीं ना कहीं से यह हमारे मार्गदर्शन करता है। प्रतिपुष्टि की जो युक्ति है यह कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन की ओर ले जाता है, क्योंकि इसके आधार पर हम अपनी योग्यताओं में सुधार लाते हैं, अपनी क्षमताओं में सुधार लाते हैं इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेसमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो क्या है इसको समझिए सबसे पहले। असेसमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, तब हम समझेंगे असेसमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को समझते हैं पहले। आप अगर किसी के व्यक्तित्व का, पूर्व के ज्ञान का, पूर्व के उसके बैकग्राउंड का, प्रेजेंट के एटीट्यूड का और भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, आप एक टीचर हैं, या सपोज दैट आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके सामने बहुत सारा स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो आप उस स्टूडेंट से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। उसके बाद आप उससे प्रेजेंट में उसका क्या कंडीशन है, क्या एकेडमिक उसका स्कोर है, क्या एकेडमिक नॉलेज है, ये भी देखते हैं। और फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है, उसके पास क्या ऐसी क्रिएटिविटी है, क्या करना चाहता है, यह भी आप उससे पूछते हैं। तो यूं कहें कि उसके पास्ट को, उसके प्रेजेंट को और उसके फ्यूचर को, इन सारे चीज को अगर एक विस्तारित रूप से अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का पोर्टफोलियो माना जाएगा। अर्थात पोर्टफोलियो जो होता है एक प्रकार का रिज्यूम का सबसे बड़ा भाग होता है। पोर्टफोलियो हमारे जीवन की पूर्व की घटना, वर्तमान की घटना और भविष्य की घटनाओं का एक क्या कहते हैं, काल्पनिक भविष्य की घटनाओं का एक गठरी माना जा सकता है। एक प्रकार की यह एक विश्लेषणात्मक, इसका विश्लेषण का जब बात आता है कि इसका विश्लेषण कैसे होगा, तो आप देखिए किसी का भी पोर्टफोलियो अगर आपको मिल जाए, अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल जाए कि वो पूर्व में कैसा था, किस तरह का बच्चा था, क्या करता था, क्या उसकी एक्टिविटी थी, कैसा उसका विचार था, क्या उसकी क्रिएटिविटी थी,
ये पता चल जाए। वर्तमान में वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्लास में स्टडी कर रहा है कि नहीं, उसको चित्रकारी करने में मन है, पढ़ने में मन है, खेलने में मन है, क्या करना है, क्या उसके इंटरेस्ट है, यह आपको वर्तमान में दिख ही रहा है। और भविष्य में उसके एम्स के बारे में जब आप उससे पूछते हैं तो उसके एम्स के बारे में भी वो आपको बता रहा है, अपने एम्स के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप सम्मिलित रूप से किसी रिपोर्ट के रूप में कहीं एक बहुत बड़े रिपोर्ट के रूप में आप इसे देखिएगा तो यही एक प्रकार का पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो का अब असेसमेंट की बात आती है। अब पोर्टफोलियो का आकलन क्या करेंगे, तो पोर्टफोलियो में जो जिन बातों को अभी हमने कहा कि उसके पास्ट का, उसके प्रेजेंट का, उसके फ्यूचर का जो व्यवहार है, जो भावना है, जो ज्ञान है, जो विचार है, जो क्षमता है, इन सभी का जब हम आकलन करेंगे तो वह एक प्रकार का असेसमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो होगा। समझ गए शायद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कितने टाइप का होता है या पोर्टफोलियो का क्या टाइप है। तो पोर्टफोलियो जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी एक स्टूडेंट का हो सकता है, अर्थात व्यक्तिगत हो सकता है, किसी एक प्रोजेक्ट का हो सकता है, किसी एक सोसाइटी का हो सकता है, किसी एक शैक्षणिक संस्थान का हो सकता है, क्योंकि किसी शैक्षणिक संस्थान का भी तो पोर्टफोलियो हो सकता है कि पूर्व में एक ऐसा संस्थान। आप किसी यूनिवर्सिटी का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कॉलेज का भी पोर्टफोलियो बन सकता है, किसी बिजनेस का, किसी व्यवसाय का भी पोर्टफोलियो बन सकता है। अर्थात किसी का भी एक बेसिक सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन जो उसके बैकग्राउंड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इंडिकेट करता हो वो एक प्रकार का पोर्टफोलियो होगा। तो इसलिए इसके प्रकार जो होंगे वो इंडिविजुअल होंगे, इन व्यक्तिगत होंगे, और प्रोजेक्ट के रूप में होंगे, एजुकेट शैक्षिक होंगे और व्यवसायिक भी होंगे। इस तरह के इसके प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है। रिफ्लेक्टिव डायरी आप सभी ने इससे पहले पढ़ चुका है कि रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता था कि बच्चे का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो जो हमें खास लगता गया उसे हम नोट करते गए और इसके बेस पे हम कुछ बच्चे के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में आकलन करेंगे। जस्ट वही चीज है रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव डायरी का एक विस्तृत रूप हो गया जिसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, गुणवत्ता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, इन सभी चीज़ों का उसमें हम आकलन करेंगे। और यह आकलन हमें यह बतलाएगा कि बच्चा रियल में कैसा है, कैसा व्यवहारवादी है, कैसा ज्ञान का है, कैसा उसका स्वरूप है। तो ये रिफ्लेक्टिव जर्नल भी एक प्रकार का क्या है कि असेसमेंट का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि जब आपको किसी का भी रिफ्लेक्टिव जर्नल प्राप्त हो जाएगा तो उसको असेसमेंट करने में आपको सहायक होगा, क्योंकि उसका आकलन करने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड, बिहेव, विचार, थॉट्स, एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से असेसमेंट का यह एक सोर्स हुआ। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल इज द असेसमेंट सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होता है यह एक प्रकार से तैयार करने के लिए हमें विद्यार्थियों का आकलन करना पड़ता है और उसे हमें देखते रहना पड़ता है। तो उसके फील्ड में अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक फील्ड एंगेजमेंट या रूब्रिक्स क्या है। तो जब आप आकलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ग्रेडिंग भी कर रहे होंगे। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्टिव जर्नल तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ द रूब्रिक्स इन फील्ड एंगेजमेंट। तो हम रूब्रिक्स को पहले समझते हैं। जब आपने देखा होगा कि टीवी पे कुछ शो आता है डांस कंपटीशन का या सिंगिंग कंपटीशन का, तो उसमें एक बच्चा जब गा रहा होता है या डांस कर रहा होता है तो कुछ जजेस होते हैं, वो उसे कुछ अंक देते हैं 9, 8, 7, 5, 4। तो आप उसके अंक पे ही समझ जाते हैं कि उसका सिंगिंग कैसा था या उसका डांसिंग कैसा था। क्लियर। तो आपने जो वह एक रैंक देखा, उसके गाने का, उसके डांस का एक रैंक मिला कि 10 का 10 मिला, 10 में 10 मिला या 10 में 8 मिला, etc। यह जो एक प्रकार का स्कोर है वही स्कोर है एक प्रकार का रूब्रिक्स। अर्थात रूब्रिक्स जो है वो एक प्रकार का स्कोरिंग डाटा है। रूब्रिक्स इज द स्कोरिंग गाइड या स्कोरिंग डाटा दैट द इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन एक्टिविटीज एंड हिज फील्ड। अब हमें यह समझना है कि यह फील्ड एंगेजमेंट में क्या है। तो अगर कोई स्टूडेंट का फील्ड क्या है, एजुकेशन, स्टडी, तो वह जब अपने स्टडी में, अपने अध्ययन में वो जब लगा होगा, उसकी जो अध्ययन प्रक्रिया होगी, उसकी जो क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी होगी, वो अगर अच्छी होगी, उसका रूब्रिक्स कैसा तैयार होगा, अच्छे मार्किंग का तैयार होगा। तो आप किसी के स्टूडेंट के अगर आप उसको फील्ड के एंगेजमेंट को देखते हैं, फील्ड
एंगेजमेंट को देखते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र में गतिशील है, कार्य क्षेत्र में लगा हुआ रहता है, तो उसके बेस पे आपने उसका रूब्रिक्स तैयार किया और इस रूब्रिक्स को देख के आप क्या कर सकते हैं कि आप असेसमेंट कर सकते हैं कि हाँ यह बच्चा कैसा है। तो एक प्रकार से यह जो है हमारा रूब्रिक्स एक प्रकार का असेसमेंट सोर्स हुआ और यह एक आंकड़े का संग्रह होता है या आंकड़े की एक गाइडेंस के रूप में, आंकड़ा का एक गाइडेंस होता है। रूब्रिक्स को जो है ये फील्ड एंगेजमेंट के कार्यों में, क्षेत्रों में लगे बच्चों का यह एक प्रकार का आंकड़ा या सहायक निर्देशक का काम करता है या आंकड़ा का संगठन का काम करता है और यह हमें असेसमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरह से यह असेसमेंट का एक टूल्स हो गया रूब्रिक्स। और रूब्रिक्स का मतलब हुआ किसी भी फील्ड में कोई भी बच्चा है, एक तो एग्जाम्पल के लिए हम बच्चा लिए, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो अपने फील्ड में अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका क्रय विक्रय लेन देन व्यवहार इत्यादि सब अच्छा है, उसके बेस पे उसको हमने ग्रेड दिया कि हाँ अगर 10 नंबर में से 8 या 9 नंबर मिलना चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन है, इसके बिहेव एटीट्यूड एंड बिजनेस टेक्निक सब बेहतर है। तो ये सारी चीजें जब आपने उसे दिया देखा, तो इन देखने के बाद आपने एक मार्किंग तैयार किया और ग्रेड मार्किंग जो उसका रूब्रिक्स का है और रूब्रिक्स के बेस पे आपने उसका असेसमेंट कर दिया कि दैट इज द गुड बिजनेसमैन। तो फील्ड एंगेजमेंट जो है वह रूब्रिक्स को तैयार करता है, रूब्रिक्स जो है असेसमेंट को तैयार करने में मददगार होता है। सो आई कैन से दैट रूब्रिक्स इज द टूल्स ऑफ द असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है कि हमारी सक्षमता पर आधारित मूल्यांकन। हमारी क्षमता क्या है, अगर कोई बच्चा अगर सक्षम होगा तो उसकी क्षमता होगी, कुछ ना कुछ उसकी कैपेबिलिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी योग्यता होगी। तो जब हम बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता, बच्चे के ज्ञान के स्तर पर जाकर जब हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो उस इवैल्यूएशन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन कहा जाएगा। अर्थात हमें बच्चे के ज्ञान के बेस पे इवैल्यूएट करना है, बच्चे की योग्यता। आप अगर कोई बच्चा 4th स्टैंडर्ड का स्कूल का क्लास का है और अगर उसके लिए आपने 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उसके सामने रख दिया है तो यह इवैल्यूएशन का तरीका नहीं है, यह इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो अर्थात 4th स्टैंडर्ड में वो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके पास 4th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को आप लाइएगा, तब क्या होगा कि उसकी क्षमता के अनुसार क्वेश्चन आया, तो उसकी क्षमता के अनुसार जब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं तो यह एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हुआ, अर्थात सक्षमता आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा कि असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई शिक्षक है, अगर अपने बच्चे का अगर असेसमेंट करना चाहता है, एक आकलन करना चाहता है, मूल्यांकन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई आईसीटी रिसोर्स का यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए अभी यूजीसी नेट का एग्जाम आप लोग दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम कहीं ना कहीं आपको आईसीटी का यूज करा रहा है, तो आपने जो सीबीटी का यूज किया, आई मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यूज किया, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ आपका ये सीबीटी टेस्ट या कहीं ना कहीं आईसीटी है, ये आईसीटी रिसोर्स। तो आप जब असेसमेंट के लिए जब कोई टीचर किसी आईसीटी रिसोर्स का उपयोग करता है तो उसे ही असेसमेंट ऑफ द टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्स कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी स्टूडेंट की क्षमता को, किसी स्टूडेंट के गुणवत्ता, योग्यता इत्यादि के आकलन करने के लिए कोई भी आईसीटी रिसोर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करते हैं, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, एलसीडी हो, डीवीडी हो, प्रिंटेड कोई डिवाइस, प्रिंटेड कोई मटेरियल हो, कोई बुक हो, तो जो भी आप मॉडल है, कोई मॉडल हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, या जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, या ऑनलाइन कोई लिंक हो, पीसी हो इत्यादि, ये सारी चीजें जो भी हैं ये कहीं ना कहीं आईसीटी डिवाइस है, आईसीटी रिसोर्स है। इन आईसीटी रिसोर्स पे जब हम किसी स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे एज ए टीचर, तो यह हमारा असेसमेंट ऑफ द टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्स कहलाएगा। तो आईसीटी रिसोर्स में वो सारी चीजें आ जाएगी जो टीवी, रेडियो इत्यादि के रूप में हमारे पास है। अतः हमारा यूनिट 7C इन्हीं पॉइंट पे समाप्त हो रहा है। अब 7D में असेसमेंट इन द एंड्रागॉगी ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।